हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में, यानी कि मोहम्मद गोरी का आक्रमण, जिसको हम लोग बोल सकते हैं भारत पर दूसरा तुर्क आक्रमण। जैसे भारत का पहला तुर्क आक्रमण कौन था? जाहिर सी बात है, महमूद गजनी का आक्रमण। तो हमारा ये मोहम्मद जो गोरी था, ये भारत पर दूसरा तुर्क आक्रमणकारी था। तो चलिए बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ना हम लोग जो पढ़ेंगे, थोड़ा सा जानकारी लेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में। उसके बाद मोहम्मद गोरी और किसी किसी के बीच में युद्ध होता है, जैसे कि हमारा तराइन का प्रथम युद्ध होता है, फिर तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। मोहम्मद गोरी जब भारत पे आक्रमण कर देता है, मुस्लिम राज की स्थापना कर देता है, तो किसी को सौंप करके ये चला जाता है। किसको सौंपता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये गुलाम रहता है इसका। इसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तराइन का प्रथम युद्ध, दूसरा युद्ध जो है ना तराइन का, जिसमें तो पृथ्वीराज चौहान जो रहता है पराजित हो जाता है, और ये काफ़ी निर्णायक युद्धों में से एक है तराइन का द्वितीय युद्ध। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है कि गोर के शासक रहता जो 1173 ईस्वी में एक गजनी को जीत लेता है। और गजनी को जीतने के बाद क्या करता है, ये वहाँ का गवर्नर बना दिया जाता है शहाबुद्दीन मोहम्मद को, जिसको हम लोग बाद में फिर जानते हैं महमूद गोरी के नाम से। तो यही फिर बाद में फेमस हो जाता है आगे चल करके मोहम्मद गोरी के नाम से। और फिर यही मोहम्मद गोरी जो रहता है भारत पर मुस्लिम राज की स्थापना करता है। जैसे कि हमारा महमूद गजनी जो था, महमूद गजनी क्या किया, वो सिंपल भारत पे आया था, लूटपाट किया, चला गया। मगर ये सिर्फ इतना नहीं करता है, ये भारत में मुस्लिम राज की स्थापना भी कर देता है। तो मोहम्मद गोरी जो रहता है, ये 1175 से लेकर के 1205 ईस्वी तक भारत पर बहुत बार आक्रमण करता है, और बहुत सारा जगह पे इसको विजय भी प्राप्त होता है, मगर इसको बहुत ज़्यादा पराजय भी मिलती है। मगर अंततः ये विजय प्राप्त कर लेता है भारत में, मुस्लिम राज की स्थापना भी कर ही देता है। तो सबको डेट याद रखिएगा कि कब क्या कुछ हुआ था। 1175 में कहाँ आक्रमण किया? मुल्तान पर किया, और यहाँ पे जीत गया था। और फिर जाकर के 1178 ईस्वी में ये गुजरात पर हमला करता है। वहाँ पर जब आक्रमण करता है, तो वहाँ जो शासक था उस सोलंकी राजवंश के, चालुक्य सोलंकी राजवंश हुआ करता था उस समय का शासक था भीम द्वितीय। भीम द्वितीय और हमारा मोहम्मद गोरी के बीच में एक माउंट आबू का युद्ध होता है। इस युद्ध होता है, उसमें मोहम्मद गोरी जो रहता है बुरी तरीक़ा से पराजित होता है। तो कह सकते हैं कि मोहम्मद गोरी का भारत में पहला पराजय था ये। इसके बाद हमारा पृथ्वीराज चौहान से भी पराजित होता है तराइन के प्रथम युद्ध में। तो इतना सा पॉइंट आप याद रखना दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1175 से 1205 तक भारत पर कई बार आक्रमण किया। जैसे 1175 में मुल्तान पर अधिकार कर लिया, 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया। उस समय गुजरात का शासक भीम द्वितीय था। और ये जो भीम द्वितीय था, ये गुजरात के सोलंकी राजवंश का शासक था। और मोहम्मद गोरी और चालुक्य शासक भीम द्वितीय के साथ में एक युद्ध होता है, माउंट आबू का युद्ध। विजयी कौन होता है? भीम द्वितीय। पराजित मोहम्मद गोरी होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो 1191 ईस्वी में ये फिर से युद्ध होता है, जिसको तराइन का बोलते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होता है। तो जिस समय 1191 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण करता है मतलब कि मोहम्मद गोरी, उस समय दिल्ली का शासक कौन रहता है? पृथ्वीराज चौहान। इसको हम लोग पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं, या तो राय पिथौरा भी कहा जाता है। ये सारा नाम आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब समझना है। तो तराइन का प्रथम युद्ध हमारा 1191 में होता है। तो किसके किसके बीच में होता है? तो ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। इसमें मोहम्मद गोरी बुरी तरीक़ा से पराजित होता है। अब देखो, जब मोहम्मद गोरी भाग रहा था ना, तो सब ने बोला कि उसको मारो, मोहम्मद गोरी को मारो। पृथ्वीराज चौहान बोले कि नहीं, हम क्षत्रिय हैं, हम कभी पीठ पे वार नहीं करते हैं, और उसको छोड़ दिया। कहा जाता है कि दुश्मन को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, मगर ये छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद थोड़ा सा कहानी इसको सुन लीजिए। छोड़ने के बाद क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान था, इसको एक बोल सकते हैं एक राजकुमारी थी संयोगिता, वो जयचंद की बेटी थी। वो गढ़वाल शासक था जयचंद, तो इसकी बेटी थी, उससे प्रेम करता था। इसी कारण से जो जयचंद था ना, पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं करता था। अब क्या हुआ कि अब वो मतलब कि अपने बेटी की शादी कर रहा था, तो वरमाला कुछ सिस्टम होता है ऐसा। तो क्या हुआ ना कि उस समय जयचंद जो था पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं करता था, तो एक मूर्ति बना के खड़ा कर दिया था, और लिख दिया था कि मैं पृथ्वीराज चौहान हूँ। तो संयोगिता जो थी वो पहले ढूंढी इधर उधर, क्योंकि वरमाला हो रहा था। उसमें होता था ना कि मनपसंद लड़का को मतलब क्या कर दो, माला पहना दो उसको, और जिसको माला पहना दी लड़की, उससे शादी हो जाएगा। तो बहुत सारा राजा महाराजा बैठा हुआ था। तो वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान भी भेष बदल के आए हुए थे। और जब वहाँ पर आए हुए थे पृथ्वीराज चौहान, तो पहले देख ली लड़की हर जगह, यानी कि संयोगिता देख ली कि हमारा हीरो कहाँ पर ये, तो कहीं मिला ही नहीं मिला। तो क्या कि जहाँ पर दरबान का जो पुतला था ना, उसी को माला पहना दे। जैसे माला पहनाया, अब तो अरफा तरफी मच गया। पृथ्वीराज चौहान वहाँ मौजूद ही था,
अपना घोड़ा पे बैठाया, लेकर उड़ गया फिर संयोगिता को, और सीधे चला गया। अब 1-2 साल मतलब कि 1 साल के लिए एकदम निश्चिंत हो गया, मतलब कि कोई राज पे प्रजा पे कुछ ध्यान नहीं दिया, सीधा संयोगिता में डूबा रहा। जिसके कारण से क्या हुआ, उधर जो था मदगोरी वो आक्रमण की तैयारी कर रहा था, यानी कि तैयारी कर रहा था, पृथ्वीराज चौहान ये ऐसे ही बैठ गया। यही वजह रहता है दोस्तों कि पृथ्वीराज चौहान तराइन का द्वितीय युद्ध में हार जाता है। तो आगे समझते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। ये थोड़ा सा कहानी था, इसको आप बता दिए ताकि आपको समझ में आया। तो 1192 ईस्वी में फिर से युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, 1192 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान बुरी तरीक़ा से पराजित होता है। लोग कहता है कि अंधा कर दिया होगा, बट ये बुरी तरीक़ा से पराजित होता है और पृथ्वीराज चौहान को मार दिया जाता है। तो इस युद्ध को इसलिए निर्णायक युद्ध बोला जाता है ना, क्योंकि इसके साथ ही भारत क्या हुआ, मुसलमान यानी कि भारत में तुर्क मुसलमानों का शासन शुरू हो गया, इसी से तराइन के द्वितीय युद्ध से। तो इसलिए भारत का निर्णायक युद्ध कहलाता है 1192 में। अगर पृथ्वीराज चौहान तैयारी में लगे रहता तो वो आक्रमण करता, जो कि बहुत ज़्यादा वीर थे ना, पृथ्वीराज चौहान बहुत वीर थे, एकदम मतलब कि योद्धा थे, कोई हराने वाला ऐसा नहीं था। मगर ये क्या हुआ कि डूबे रह गए, दूसरे चीज़ में डूबे रह गए। जो चंद्रबरदाई थे इनको बताएं, बोले कि तुम गोरी में डूबे हो और उधर गोरी हमला कर रहा है और तुम इधर डूबे हो। मगर जब तक समझ में आया पृथ्वीराज चौहान को, तब तक तो वो आक्रमण कर दिया था और फिर इसको पराजित भी कर दिया। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं मतलब कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में। तो जैसे कि जो जयचंद था ना राजा, जो गढ़वाल शासक जयचंद था, मोहम्मद गोरी को मदद किया था, क्योंकि पसंद नहीं करता ना, पृथ्वीराज चौहान को पसंद करता ही नहीं था, तो मोहम्मद गोरी को मदद कर दिया था। अब जब पृथ्वीराज चौहान मारा गया तो पता है मोहम्मद गोरी बोला कि तुम अपना दामाद के नहीं, वो तो मेरा क्या हुआ, तो उसको भी मार देता है। तो अगला युद्ध जो हमारा होता है ना, वो चंदावार का युद्ध होता है, वो होता है 1194 ईस्वी में। तो 1194 ईस्वी में जो चंदावार का युद्ध होता है, इसमें गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित कर देता है और कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। कौन करता है? मोहम्मद गोरी, 1194 ईस्वी में। तो चंदावार का युद्ध याद रखिएगा कि 1194 ईस्वी में। 91 में हमारा तराइन का प्रथम, 92 में तराइन का द्वितीय युद्ध और 94 में हमारा चंदावार का युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद पराजित होता है। फिर मोहम्मद गोरी के बारे में ये बोल चुके हैं कि मोहम्मद गोरी जो था ये ऐसा आक्रमणकारी था जो कि ना कि केवल भारत को लूटा, बल्कि भारत पर मुस्लिम राज की स्थापना भी करता है, और जो भी राज जीत जाता है उसको कुतुबुद्दीन ऐबक जो बाद में शासक बनता है हमारा, उसको सौंप देता है और वापस गजनी लौट जाता है ये। अच्छा, इसको बोल सकते हो कि नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ये गुलामी था इसका, इसलिए फिर जो इल्तुतमिश भी आता है ना, वो गुलामों का गुलाम कहलाता है। तब क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी जो था वो भारत को जो भी राज जीत गया था मोहम्मद गोरी, उसको कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया और खुद गजनी लौट गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक भी अब आगे काम करने लगा, क्योंकि मुसलमान जब भारत पे आक्रमण किए, जब आए, अपना राज्य स्थापित किए, अपना धर्म चलाने लगे, अपना धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा कुछ काम करने लगे, तो लोगों ने बोला कि हम लोग पूजा पाठ कहाँ करेंगे, जो भी होता है, नमाज होता है, क्या होता है, पूजा पाठ कहाँ करेंगे। तो इसके लिए वो है कि जो चीज़ मिला, जैसे स्कूल मिला तो स्कूल को तोड़ के ऊपर में गुम्बद टाइप के बना दिया और मस्जिद बना दिया। जैसे ले लो एग्जाम्पल के तौर पे 2.5 दिन का झोपड़ा। और भी जैसे कि कोई भी चीज़ है, एक जैन धर्म का मतलब कि एक मंदिर था, क्या था, उसको तोड़ के उसको बना दिया गया। तो देखेंगे हम लोग क्या कैसे किया। तो 1194 ईस्वी में अजमेर को जीत लेता है। अजमेर को कौन जीतता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, 1194 ईस्वी में। और अजमेर में एक संस्कृत विश्वविद्यालय रहता है, जिसको तोड़ करके 2.5 दिन का झोपड़ा बनाता है। क्या बताएं कि पूजा पाठ करने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था, तो जो मिला फटाक से उसका पहले स्वरूप बदला गया, मंदिर ही था बट ऊपर में हल्का गुम्बद टाइप में बना दिया, और उसी में फिर ये 2.5 दिन, यानी 2.5 दिन में तैयार कर दिया इसको, 2.5 दिन का झोपड़ा नाम पड़ गया। तो 2.5 दिन का झोपड़ा पूछेगा कहाँ है, तो अजमेर में है। अजमेर के संस्कृत विश्वविद्यालय को ही तोड़ करके 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था। तो यहाँ तक क्लियर है, आगे समझते हैं। फिर दिल्ली में एक जैन मंदिर था, इसको भी ध्वस्त कर दिया और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराता है। हम अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं बट समझते चलिएगा, है ना। जैन मंदिर रहता है, इसको ध्वस्त करके कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराता है। फिर एक इसका मतलब कि एक और गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का ही, इसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ही है ना जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है, उसके साथ ही साथ हमारा नालंदा विश्वविद्यालय के बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यही जब आया ना, मात्र 200 सैनिक लेकर के ये आता है, अब पूरा बिहार बंगाल सब कुछ जीत लेता है। कौन? बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक बोला था कि नहीं ठहरो, आगे मत जाना, मगर ये लोग देखा कि नहीं, हमारे भारत के जो लोग हैं ये आपस में सब लोग लड़ते भिड़ते रहता है, आपस में सब लोग मतलब कि एक दूसरे से मतलब होता है ना, एकता नहीं है। तो वो सिर्फ 200 सैनिक लेकर चला और पूरे जीतते हुए चला, और जीतते के साथ तहस नहस करते चल गया आगे।
तो वही है 1197 से लेकर के 1205 ईस्वी तक में बिहार और बंगाल को जीत लेता है। और इसी दौरान जो है जो विश्व प्रसिद्ध हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर पूरे दुनिया का आदमी पढ़ने आता था, तो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों को नष्ट कर देता है। तो सोचो हमारा इतना विद्या का इतना बड़ा केंद्र था ये, कि यहाँ पर इतना पुस्तक था ना कि बख्तियार खिलजी जब आग लगाया इसमें तो 1 महीना तक आग जलते रहा था। जो मोहम्मद गोरी था ना, ये अंतिम बार 1205 ईस्वी में भारत आया था, और आया था तो चाहता था ना जैसे कि मोहम्मद गोरी जो कुछ लूटा फूटा भारत को, और जिस रास्ते से गुजरता था तो खोखर बहुत परेशान करता था, तो चाहता था कि खोखर को सज़ा देना चाहता था। इसके लिए खोखर को सज़ा देने के लिए ही एक बार आया था 1205 ईस्वी में, मगर जा नहीं पाया, खोखर इसको मार देता है। तो उसी रास्ते से मतलब कि आता था भारत, मान लिया आना है तो खोखर मिल जाता था बीच में। अब खोखर क्या हुआ कि खोखर को बहुत गंदा तरीक़ा से मरवाता है, कत्ल करवाता है मोहम्मद गोरी। लेकिन 1206 ईस्वी में खोखर जो मतलब क्या होता है, खोखर ही मार देता है धोखा से मोहम्मद गोरी को। जब लौट रहा था तो उसी समय ये लोग धोखा से मार देता है। तो इस प्रकार मोहम्मद गोरी का मृत्यु हो जाता है। अब जब मृत्यु हो जाता है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो रहता है जो स्वतंत्र शासक बन जाता है। इस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक भारत पर दिल्ली सल्तनत एवं गुलाम वंश का संस्थापक बनता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है, अब कुछ नहीं है। तो वीडियो अगर पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दीजिएगा। तो हम लोग अगले वीडियो में गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक और भी जो भी हमारा शासक आएगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।